बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर 10 हमारे पास जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे आज वो है मूवमेंट ऑफ फोर्स। जिसको टॉर्क भी कहते हैं। टॉर्क होता क्या है, पहले इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। द टर्निंग इफेक्ट of force is called torque। यानी कि जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है उसको टॉर्क कहते हैं। फॉर एग्जांपल इसके दो एग्जांपल ऊपर ही लेते हैं। आपके पास एक हमारे घर में एक डोर होता है, उसको हम ओपन या क्लोज करते हैं। ये डोर है हमारे पास, तो इसको जब ओपन या क्लोज करते हैं तो वहां पे टॉर्क प्रोड्यूस होता है। इसी तरह एक नट है, अगर उसको आपने टाइट या लूज करना है किसी स्पैनर से तो वहां पे भी टर्निंग इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस हो रहा होता है। यहाँ पे पहले एग्जांपल देख लेते हैं डोर की। डोर पे जो ये वाली चीज है यहाँ पे, इसको कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। जहां पे जिस पॉइंट पे ये रोटेट हो रहा है डोर, उसको कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। और जहां पे हमें फोर्स लगा रही है, यहाँ पे ये वाली चीज जो है इसको कहते हैं कि लाइन ऑफ एक्सिस। और ये वाला जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये वाला डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक, यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम लाइन ऑफ एक्सिस, इसको कहते हैं मूवमेंट ऑफ। ये वाला डिस्टेंस होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको बोलते हैं मूवमेंट ऑफ आर्म। सिंपली अगर ये देखा जा सकता है कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं पॉइंट ए और यहाँ पे पॉइंट बी, यहाँ पे पॉइंट सी ले लेते हैं। इसमें होता ही है कि अगर आपका मूवमेंट आर्म जो है जितना ज्यादा लेंथ जितना ज्यादा है उतनी कम फोर्स आपको लगानी पड़ेगी और उतना ज्यादा वर्क आपके पास प्रोड्यूस होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप लगाते हैं पॉइंट ए पे, अगर फोर्स लगाते हैं, इसका जो डिस्टेंस है, इस जो मूवमेंट आर्म है यहाँ से लेके यहाँ तक है, अगर यहाँ पे आप फोर्स लगाते हैं पॉइंट ए पे तो आपको ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी इस डोर को ओपन या क्लोज करने में, ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। इसके मुकाबले में अगर आप पॉइंट बी पे फोर्स लगाते हैं तो आपको निस्बतन कम फोर्स लगानी पड़ेगी इसको ओपन या क्लोज करने में। इसी तरह अगर आप पॉइंट सी पे लगाते हैं तो सबसे कम फोर्स आपको यहाँ पे लगानी पड़ेगी। इन दोनों पॉइंट से भी कम फोर्स यहाँ पे लगाएंगे आप तो आपके पास जो है डोर आपका ओपन या क्लोज हो जाएगा थोड़ी सी फोर्स लगा के, यानी कि आपको ज़्यादा वर्क फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से हमें पता चला कि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है मूवमेंट आर्म जिसको बोलते हैं, अगर जितना ज़्यादा मूवमेंट आर्म होगा किसी भी चीज़ का उतनी कम फोर्स आपको लगानी पड़ेगी और आपका काम उतना ही आसान होगा। दूसरी एग्जांपल में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो स्पैनर है, एग्जांपल नंबर 8 डोर की मैंने आपको बताई। यहाँ पे स्पैनर की एग्जांपल ले लेते हैं। आपने कोई नट को टाइट का लूज करना है जी, ये यहाँ पे एक नट पड़ा हुआ है, ये स्पैनर लगा हुआ है, जिसको आप अपनी ज़बान में रेंच वगैरह बोलते हैं। तो इसको नट को टाइट या लूज करना है, ठीक है। यहाँ पे जो अगर आप सिंपली यहाँ पे फोर्स लगाते हैं, जो लीनियर फोर्स लगा रहे हैं, तो यहाँ पे नट को कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, यहाँ पे कोई वर्क नहीं होगा आपका, क्योंकि नट स्टिल यहीं पे रहेगा। इसलिए आपको यहाँ पे टॉर्क को प्रोड्यूस करने की जरूरत पड़ती है ताकि आप इसको रोटेट करवा के ऊपर या क्लोज कर सकें। तो ये वाला डिस्टेंस है, इसको पिवट पॉइंट भी कहते हैं। यहाँ से लेके ये जो सेंट्रल पॉइंट है इसको पिवट पॉइंट भी कहते हैं। उसके बाद जो इसको
इसको आप फोर्स लगा के या ओपन करें या क्लोज करें। ये वाला जो डिस्टेंस होगा इसको आप मूवमेंट आर्म कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जितना ज़्यादा, फॉर एग्जाम्पल दूसरा पैनल ले लेते हैं, यहाँ पे भी एक नट है जी, और इसका जो मूवमेंट आर्म है वो निस्बतन उसकी लेंथ जो है कम है। इसको ए का नाम देते हैं, इसको बी का नाम देते हैं। ए के लिहाज से बी की जो लेंथ है मूवमेंट आर्म है, इसकी जो लेंथ है वो ए के निस्बतन यहाँ पे कम है, तो आपको ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी यहाँ पे नट को टाइट या लूज करने में। इसके आप यहाँ पे देखिए, अगर मूवमेंट आर्म ज्यादा होगा तो आपको इंतहाई कम फोर्स लगानी पड़ेगी निस्बतन फिगर जो बी में बनाएंगे इसके। तो सिंपली इसका अगर आप फार्मूला देख सकते हैं तो फार्मूला इसका क्या होगा, इसको डिनोट करते हैं टाउ से, इज इक्वल टू टाउ इज इक्वल टू आर जो हमारे पास है एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जिसको मूवमेंट आर कहते हैं, उसको आर डिनोट करते हैं, यानी कि रेडियस कह लें आप, एक सर्कल मूव करता है उसको आर से डिनोट करते हैं, मल्टीप्लाई फोर्स जो आप लगा रहे हैं टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ। ये होगा जी इसका फार्मूला। ये होगा टॉर्क का फार्मूला। अब देख लेते हैं जी इसका यूनिट क्या होगा। हमें पता है जी फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, और रेडियस मीटर में होता है जी। सो आप यहाँ पे कह सकते हैं जी फोर्स की जगह आप न्यूटन लिख दें और रेडियस की जगह मीटर लिख दें। जो टॉर्क का यूनिट होगा वो होगा न्यूटन मीटर। सबसे पहले हमने क्या देखा जी, टर्निंग इफेक्ट जो प्रोड्यूस हो रहा है किसी बॉडी में उसको कहते हैं जी टॉर्क। इसका फॉर्मूला है कि एफ का आर क्रॉस एफ कह लें आप, ठीक है। और यहाँ पे आर का जो यूनिट होता है यानी कि रेडियस का वो मीटर में होता है, और फोर्स का यूनिट होता है वो न्यूटन में होता है। इसका यूनिट आएगा टॉर्क का न्यूटन मीटर। मैंने सिंपली आपको दो एग्जांपल दिए, एक डोर की एग्जांपल दी है और एक स्पैनर की एग्जांपल दी है। डोर में अगर आपने यहाँ पे देखना है कि लाइन ऑफ एक्सिस ऑफ फोर्सेस, यहाँ पे आप फोर्स लगाते हैं और यहाँ इससे परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है इसको आर कह सकते हैं आप, ये वाला डिस्टेंस है इसको आर कह सकते हैं। यानी कि जो आप जितना भी ज्यादा मूवमेंट आर्म जितना ज्यादा लेंथ ज्यादा होगा उतनी ही कम फोर्स आपको लगानी पड़ेगी, आपका काम उतनी आसानी से हो। इजीली आप डोर को ओपन या क्लोज कर सकते हैं। निस्बतन के आप पॉइंट ए पे फोर्स गए, आपने पॉइंट सी पे फोर्स गए तो यहाँ पे कम फोर्स आपको लगी और जो डोर है आपका ओपन या क्लोज हो गया है। इसके बाद अगर नेक्स्ट है जी टॉपिक इसकी एप्लीकेशंस। इसकी एप्लीकेशन देख लेते हैं। एप्लीकेशन में जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल में बताया था कि अगर आपके पास एक स्पैनर जो आपकी बुक में डिस्कस हुई है एप्लीकेशन, इसमें एक स्पैनर की एप्लीकेशन है जी। एग्जांपल फॉर कोई नट को आपने टाइट या लूज करना है तो यहाँ पे जो एक्सिस ऑफ रोटेशन, यहाँ पे नट रोटेट होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ से डिस्टेंस होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, मोमेंट आर्म इज इक्वल टू आर। जितना ज़्यादा आप मूवमेंट आर्म को बढ़ाएंगे उतनी कम फोर्स आपको रिक्वायर होगी जो इस नट को लूज या टाइट करने में इस्तेमाल होगी, ठीक है। यहाँ पे आप फोर्स लगाते हैं इसको ओपन या क्लोज करने में। तो इसकी एप्लीकेशन में पहले ये बात है कि जितनी ज़्यादा मूवमेंट आर्म आप रखेंगे उतनी ही कम फोर्स आपको लगानी पड़ेगी। दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे एक वुड यानी लकड़ी हो गई, यहाँ पे कोई नेल है जी जिसको आप अपनी जमाना देख के कह सकते हैं, और एक हैमर के जरिए आपने यहाँ से इसको निकालना है।
अच्छा जी, ये हमारे एक नेल है जिसको आपने निकालना है हैमर के जरिए किसी वुड से, तो ये भी इसकी भी जो फोर्स होगी वो डिपेंड करेगी जी कि जितना ज़्यादा मूवमेंट आर्म होगा, ये जो डिस्टेंस है ये मूवमेंट आर्म होगा, और जितना ज़्यादा मूवमेंट आर्म होगा उतनी ही कम फोर्स आपको लगानी पड़ेगी। बेसिकली आपने घर में भी यूज होती है हैमर, या आपने देखी होगी कि उसका जो ये वाला पार्ट है जिसको आप दस्ता ही बोलते हैं जी, ये इसकी लेंथ जो होती है वो थोड़ी लंबी होती है। अगर आप इसकी लेंथ जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही कम फोर्स लगा के आप नेल को वुड में से निकाल लेंगे, या नेल को किसी लकड़ी में से वापस निकाल लेंगे। उसके बाद ये टाइप्स ऑफ टॉर्क, टॉर्क की टाइप्स कौन सी आगे जी, टाइप्स ऑफ टॉर्क। अच्छा ये टाइप्स ऑफ टॉर्क में एक टॉर्क होता है जी क्लॉकवाइज, और इसकी जो दूसरी टाइप है वो है एंटी क्लॉकवाइज। अब देखें जी क्लॉकवाइज, जैसा कि आपको पता है जी जिस सिमत में घड़ी चलती है ऐसे जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा इस सिमत में, जिस सिमत में घड़ी चलती है उसको कहते हैं जी क्लॉकवाइज टॉर्क, और इसके जो उल्ट होगा जी अपोजिट, उसको कहते हैं जी एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। बेसिकली हम जो क्लॉकवाइज टॉर्क है उसको नेगेटिव लेते हैं, और टाइप्स ऑफ टॉर्क में हम जो पढ़ा है हमने, एक है क्लॉकवाइज टॉर्क और एक एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। क्लॉकवाइज टॉर्क जैसे कि एक घड़ी की सुई चलती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यहाँ पे जो फिगर बनी हुई है यहाँ पे ये वाला जो टॉर्क है जो घड़ी की सिग्नल में चल रहा है, जैसे इसको कहते हैं क्लॉकवाइज टॉर्क, और जो इसके अपोजिट होगा बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में अगर मूव करेंगे कोई चीज़ तो उसको एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क कहते हैं। अगर क्लॉकवाइज रोटेशन में आप किसी भी चीज़ को रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, उसको क्लॉकवाइज, और अगर किसी चीज़ को आप रोटेट कर रहे हैं उसके अपोजिट उसको एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क कहते हैं। यहाँ पे स्पैनर के एग्जांपल अगेन हम दे देते हैं। स्पैनर के एग्जांपल में देखें जी, अगर आपने फोर्स लगाई नीचे की तरफ तो ये टॉर्क जो प्रोड्यूस होगा, रोटेशन प्रोड्यूस होगी, तो ऐसे टॉर्क को क्लॉकवाइज टॉर्क कहेंगे। अगर हम फोर्स को इसके अपोजिट लगाते हैं तो हमारे यहाँ जो टॉर्क जो प्रोड्यूस होगा उसको कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। अब यहाँ पे जो चीज देखने वाली वो ये है कि क्लॉकवाइज टॉर्क जो होता है वो लिया जाता है नेगेटिव, और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जो लिया जाता है वो लिया जाता है जी पॉजिटिव। ये थी जी इसकी टाइप्स, एक क्लॉकवाइज टॉर्क और एक एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। क्लॉकवाइज टॉर्क में जो साइन यूज होता है, जो आप ये एक्चुअली ये जो होता है टॉर्क वो नेगेटिव होता है, और जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इसको पॉजिटिव लिया जाता है। आगे नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है कि उसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स, यानी कि सम ऑफ क्लॉकवाइज टॉर्क, जो एक पिवट पॉइंट के सम ऑफ क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। सम ऑफ क्लॉकवाइज टॉर्क about the pivot point is equal to sum of anti-clockwise torque। अगर सम ऑफ
क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क होगा तो हमारा जो तवाज़ुन जो है जिसको इक्विलिब्रियम भी कहते हैं वो कोई भी चीज़ अगर सीसा आपकी यहाँ पे एग्जांपल आप एक ले लेंगे, एक सीसा है, सिंपली इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। अगर यहाँ पे जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे नीचे की तरफ ये क्लॉकवाइज और जो ऊपर की तरफ टॉर्क यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे और यहाँ पे, उसको ले लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज। अब अगर जो सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क ये वाला और सम ऑफ क्लॉकवाइज टॉर्क ये दोनों आपस में बराबर होंगे तो हमारा जो सिस्टम होगा वो इक्विलिब्रियम में होगा, यानी कि उसका तवाज़ुन बरकरार रहेगा। अगर आप यहाँ पे देखें तो एक एग्जांपल जो आपकी बुक में भी मेंशन है कि यहाँ पे एक बच्चा बैठा हुआ है जिसका वेट है 20 kg और यहाँ पे एक बच्चा बैठा हुआ है उसका वेट है 40 kg और यहाँ पे जो लग रहा है जो फोर्स लग रही है यहाँ पे 200 न्यूटन की और यहाँ पे जो फोर्स लग रही है वो 400 न्यूटन की। इसकी जो इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए, इसके तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए यहाँ पे जो बचा होगा, यहाँ पे जो मैंने जैसे आपने मूवमेंट आर्म को पढ़ा है, मूवमेंट आर्म यहाँ पे ज़्यादा रख लेते हैं तो हमारा जो यहाँ पे 40 kg वाला बच्चा और यहाँ पे 20 kg वाला बच्चा, इसको बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पे जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क में जो मूवमेंट आर्म है उसको बढ़ा देते हैं। पिवट पॉइंट से यहाँ से सेंटर से यहाँ तक का फासला जो होगा 2 मीटर और यहाँ से इस सेंटर से यहाँ तक का फासला कह लेते हैं जी 1 मीटर, तब जाके हमारा जो है इक्विलिब्रियम की स्टेट जो मेंटेन होगी। तो इसको ये थी प्रिंसिपल, ये थी हमारा प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, यानी कि सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, फिर जाके हमारी इक्विलिब्रियम की जो स्टेट है वो मेंटेन होगी। ये था जी हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के लिए फिर से मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।